नमस्कार, मेरा नाम है रुचिका राज। आप देख रहे हैं स्पेशल शो। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दंगल खत्म हो गया है, लेकिन इस बार ऐसा चुनावी नतीजा आया जिससे बीजेपी को भले ही अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन एनडीए के दम पर तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। दूसरी बार कई दशक बाद ऐसा नतीजा आया है और सबसे बता दें आपको कि जिससे एनडीए तो खुश है, हार के बावजूद विपक्षी खेमे में भी इस बार जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आज हम आपको बतलाएंगे कि हार के बावजूद वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से विपक्षी इस बार इतना उत्साहित दिखाई दे रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायने में ऐतिहासिक रहा। एनडीए को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है, लेकिन विपक्ष भी इस बार काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और इस चुनाव में जिन राजनीतिक दलों के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं, वो एक बार फिर कई राज्य में बड़ा उलटफेर करने में कामयाब रहे हैं। इससे आपको बता दें कि एनडीए के साथ साथ विपक्षी खेमे में भी जश्न का माहौल है। 2024 लोकसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। एनडीए को सरकार बनाने के लिए बहुमत तो मिल गई, लेकिन बीजेपी 2014 और 2019 जैसा करिश्मा नहीं कर पाई। और खुद के दम पर सरकार बनाने के आंकड़ों से काफी दूर रह गई। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हार कर भी जश्न मना रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। ये जीत इंडिया अलायंस के लिए आसान नहीं था। उत्तर भारत में महज कुछ सीटों पर सिमट चुके विपक्ष ने इस बार ऐसा दम दिखाया कि चुनावी मशीन कही जाने वाली बीजेपी भी नतीजों से हक्का पक्का रह गई। और इस जीत की खुशी राहुल गांधी के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता था, जब वो नतीजों के बाद 4 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के सामने आए। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे, उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। विपक्ष उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जिससे वो सरकार बनाने की स्थिति में हो, लेकिन फिर भी यूपी से लेकर बिहार और राजस्थान से लेकर बंगाल तक विपक्षी खेमे में जश्न मनाया जा रहा है। और इसी वजह से कि बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं राज्यों में हुआ है, जहां बीजेपी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले काफी निराशाजनक रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, निर्लज्जता की हद हो गई। कांग्रेस 60 साल तक राज की और तीसरी बार वो थोड़ा 99 पर आ गए, 99 का चक्कर लग गया तो खुश हो रहा है, कह रहा कि मैं तो बाग पछाड़ लिया। एक तरफ जहां बीजेपी नेता इस बात से आश्वस्त हैं कि तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और दूसरे विपक्षी नेता अपने प्रदर्शन से उत्साहित हैं।
क्योंकि इन नेताओं का प्रदर्शन पिछले 10 सालों में काफी खराब रहा था, लेकिन इस जीत ने उन्हें संजीवनी देने का काम किया है। जो तानाशाही रही है मोदी जी, उनको सबक सिखाया गया। देखिए, इस देश में देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करता, वो बेकार की बातें सुनना नहीं चाहता है, काम की मुद्दे की बात सुनना चाहता है। 10 साल में मोदी जी ने कोई हिसाब नहीं दिया। 2024 के नतीजे इंडिया गठबंधन के भविष्य को तय करने वाला था। यानी अगर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन इस बार भी खराब रहता तो फिर न सिर्फ विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठते, बल्कि ये भी मैसेज जाता कि क्षेत्रीय दलों का दबदबा अपने अपने राज्यों में जिस तरह से पहले था, अब वो लगभग समाप्त हो चुका है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इस नतीजे ने कई क्षेत्रीय दलों को समाप्त होने से बचा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस नतीजे से इंडिया गठबंधन खेमे में खुशी का माहौल तो जरूर है, लेकिन 2024 का चुनाव कई बड़े राजनीतिक दलों के लिए भविष्य तय करने वाला था। खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, तो बंगाल में ममता बनर्जी का, क्योंकि इस बार न सिर्फ विपक्ष की प्रतिष्ठा का सवाल था, बल्कि अगर नतीजे 2019 जैसे आते तो कई क्षेत्रीय दलों का वजूद ही खतरे में पड़ जाता। – 2024 के चुनाव में विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। राहुल गांधी ने जहां यात्रा के जरिए कांग्रेस की खोई विरासत को फिर से पाने के लिए पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की लंबी यात्रा की, तो दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव ने एमवाई के समीकरण के बाहर निकलकर ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की कि बीजेपी को आधी सीट भी नहीं मिल पाई। कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में था, जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए अपने सारे योद्धाओं को मैदान में उतार दिया था। ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। ये चुनाव कुछ नेताओं के लिए न सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था, बल्कि ये चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य को भी तय करने वाला था। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने के बाद सवाल ये था कि जनता किसे बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी मानेगी और किस गुट को असली शिवसेना मानेगी। यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव सिर्फ विपक्ष को जिताने का नहीं था, बल्कि अपनी खोई साख को बचाने का था। देखिए, ऐसे बहुत से नेता हैं जो चुनकर भी आए हैं संसद में, उनको पता चला असली नकली क्या है। मोदी और शाह और चुनाव आयोग किसी की पार्टी असली नकली तय नहीं कर, जनता तय करती है। ये सब अब विधानसभा में भी पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी का उत्तराधिकारी बनने को लेकर अलग हुए अजित पवार ने शरद पवार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। सवाल यहां भी वही था कि असली एनसीपी कौन है, लेकिन सियासत के मास्टर शरद पवार ने इंडिया अलायंस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में ऐसा समीकरण बनाया कि भतीजे अजित पवार की एक ना चली और महाराष्ट्र की सियासत में चाचा ने भतीजे को जोरदार पटकनी दे दी। हम तो अपेक्षित है, पवार साहब और उद्धव जी और राहुल जी और प्रियंका जी तो पहले से कह रहे थे कि ऐसा ही परफॉर्मेंस होगा। यूपी और बिहार की लड़ाई महाराष्ट्र से अलग थी। यहां भले ही पार्टी में टूट नहीं हुई थी, लेकिन सवाल यहां भी पार्टी की प्रतिष्ठा और भविष्य को लेकर था, क्योंकि एक तरफ जहां यूपी में अखिलेश यादव 2019 के चुनाव में सिर्फ 5 सीट जीत पाए थे, जबकि बिहार में आरजेडी का तो खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में अगर इस बार भी अखिलेश और तेजस्वी के मन मुताबिक नतीजे नहीं आते तो न सिर्फ पार्टी के भविष्य पर सवाल उठता, बल्कि दोनों युवा नेताओं की विश्वसनीयता भी पार्टी के अंदर ही कटघरे में खड़ी होती।
देखिए लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई बंगाल में थी, जहां ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस ने यहां टीएमसी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में उनके सामने एक तो बीजेपी और दूसरा कांग्रेस से लड़ने की दोहरी चुनौती थी। कहा तो यहां तक जा रहा था कि अगर बीजेपी ने यहां अपनी सीटें बढ़ा ली तो इसका असर 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर होगा ही, साथ ही ममता बनर्जी के सियासी भविष्य को भी तय करने वाला होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों परास्त हो गई। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर भारत में हुआ और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के आंकड़े को छू नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने हिंदी पट्टी के राज्यों में खासकर उत्तर प्रदेश में कमाल का प्रदर्शन किया, जिसके दम पर 10 साल में पहली बार एक मजबूत विपक्ष देश को मिला। विपक्ष अपने प्रदर्शन से खुश है ही, लेकिन विपक्ष की खुशी की वजह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी हैं, जिसके पास इस वक्त सत्ता की चाबी है और ये दोनों एनडीए का हिस्सा हैं। लेकिन जिस तरह से पटना से लेकर दिल्ली आते वक्त तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात और बातचीत हुई, उससे भी विपक्षी खेमा काफी उत्साहित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।